अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोगों ने केन्स की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी को स्टडी करना है जो कि मनी डिमांड के बारे में है। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट और हम मनी मार्केट इक्विलिब्रियम को देखेंगे। पर इससे पहले कि हम अपने लेक्चर की तरफ चलें, अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करिएगा ताकि हर तरह के अपडेट्स आप तक पहुंच सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखिएगा, साथ ही साथ मेरे पेज को भी लाइक कीजिएगा। फेसबुक पेज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और एजुकेशनल वीडियो लिंक्स भी हैं ताकि आप वहां से भी मजीद सीख सकें। तो चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, उर्दू में इसको नकदियत की तरजीह का नजरिया या सियाल पजीरी की तरजीह का नजरिया भी कहा जाता है। शरई सूद के बारे में लॉर्ड जे.एम. केन्स ने अपने नजरिया में पेश किया, जिसे हम आज लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी के नाम से जानते हैं। लॉर्ड केन्स इसके मुताबिक बयान करते हैं कि लोग अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा अपने मिलाने सरफ के मुताबिक जरूरियाती जिंदगी पर खर्च करते हैं, बाकी जब बाकिया हिस्सा होता है उसको मुफ्त में मिलाने बचत के मुताबिक अपने इस्तेमाल में लाते हैं। इन्हीं बचाई हुई रकूमात में से कुछ हिस्सा मुख्तलिफ मकासद के पेश नजर अपने पास वो नकदी की सूरत में रखते हैं और बाकी हिस्सा जो है वो समटाइम्स कर्ज दे देते हैं, समटाइम्स इन्वेस्ट कर देते हैं। जब वो ज़र को नकदी की शक्ल में अपने पास रखने को तरजीह दें तो कर्ज देने पर उनके लिए कम रकम बचती है, ज्यादा वो अपने पास रखते हैं। पैसा उनके पास सेविंग्स कम होती है, वो कर्ज के लिए फिर कम हो जाती हैं। इसके बरअक्स अगर ज़र की सियाल पजीरी की तरजीह अगर उनकी ज्यादा होगी तो उनकी डिमांड जो होगी वो कम हो जाएगी, तो कर्ज देने के लिए ज्यादा रकम भी मैसर अब हो जाएंगी और शरई सूद अब गिरती चली जाएगी, क्योंकि फ्लो ऑफ जो मनी है वो ज्यादा इंक्रीज हो गया है टुवर्ड्स द इकोनॉमी। जब चीज आपके पास ज्यादा होती है तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। मनी डिमांड की यहाँ पर प्राइस जो है वो शरई सूद है, इंटरेस्ट रेट है। जब ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने के लिए अवेलेबल होंगे तो बैंक जो है मजबूर हो जाएगा अपनी शरई सूद को गिराने पर। बस शरई सूद का तयन जो है हम सप्लाई और डिमांड के बाहमी तवाज़ुन से कर सकते हैं। इससे पहले कि हम आपकी बुक में देखें, हम अपनी स्लाइड्स में देखते हैं, जिससे आपके अंडरस्टैंडिंग में मजीद इजाफा होगा कि हम किस किस मकसद के लिए अपने मनी को डिमांड करते हैं और किस तरह से हमारा इक्विलिब्रियम डिटरमिन होता है। हम अपनी स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, हर चीज की तरह मनी का भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। अगर आप अपने पास मनी रखते हैं तो आपको उसे एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम इन्वेस्टमेंट से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट जो कि आप कर सकते हैं उस मनी से और उस पर इंटरेस्ट रेट कमा सकते हैं। अगर आप पसंद नहीं करते कि आप इन्वेस्ट करें और अपने पास पैसे रखते हैं तो वो जो अमाउंट है जो आप उस पर कमा सकते थे वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। So money demand should be inversely related to the nominal interest rate. अगर हमारा इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो हम चाहेंगे कि हम अपने बैंक में पैसे रखें। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो मनी डिमांड हम ज्यादा करेंगे, हम चाहेंगे कि हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। तो देखा जा सकता है कि ये दोनों आपस में इनवर्सली रिलेटेड है। द सम ऑफ द रियल इंटरेस्ट रेट एंड द करंट इन्फ्लेशन रेट, यानी जो हमारा इंटरेस्ट रेट होगा, जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है, वो उस हमारे रियल इंटरेस्ट रेट में से अगर माइनस कर दिया जाए एट द करंट इन्फ्लेशन रेट तो हमें अपना रियल इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। वो आगे हम फार्मूला में भी देखेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लें कि हमारा जो डिमांड फंक्शन होगा वो इनवर्सली रिलेटेड होगा टू आवर इंटरेस्ट रेट। The cash in your purchase or wallet does not earn interest rate. आपके पर्स में अगर पैसे हैं, आपके वॉलेट में अगर पैसे हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, वो सिर्फ आपके पास पड़े हैं, like a commodity. So your checking account balance earn a little or no interest as well. यानी अगर आपने चेकिंग अकाउंट बैंक में बनवाया है तो आपका जो बैलेंस होगा उस पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तो बहुत ही मामूली, जिसे हम नॉमिनल कहते हैं। Their purchasing power over real goods and services erodes at the rate of inflation. यानी उनकी परचेजिंग पावर होगी, हर पैसों की तरह परचेजिंग पावर होती है पैसे की, वो रिड्यूस होती जाती है जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ती चली जाती है। इस कॉन्सेप्ट को आप इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर एक चीज की कीमत बढ़ जाती है तो आपको उसके लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, तो
दिस इंडिकेट्स कि आपके पैसों की परचेजिंग पावर रिड्यूस हुई है। अगर आप उसे पर्दे में इन्वेस्टिंग करते तो अल्टीमेटली उसकी परचेजिंग पावर विद द पैसेज ऑफ टाइम रिड्यूस होती चली जाएगी। द एक्सपेक्टेड रियल रिटर्न ऑन कीपिंग योर मनी इन रेडिबली स्पेंडेबल लिक्विड फॉर्म इज द नेगेटिव ऑफ ऑल द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट। यानी इसका मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक्सपेक्टेड रियल रिटर्न ऑन कीपिंग योर मनी इज रेडिली स्पेंडेबल। अगर आप उसका इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, रियल रिटर्न लेना चाहते हैं जो कि लिक्विड भी हो, तो नेगेटिव इम्पैक्ट करता है ये इन्फ्लेशन पर। अगर आप ज्यादा हाईली एक्टिवेट होंगे इकोनॉमी में तो आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कंट्रोलेबल रहती है, ज्यादा नहीं बढ़ती। जबकि अगर आप इन्वेस्ट कम कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ने से आप हाईली इफेक्ट होते हैं, आपकी परचेजिंग पावर भी रिड्यूस हो जाती है। Were you to take $1 out of your checking account and invest it, its real return would be the real interest rate। जब हमने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया, बैंक में रखा, तो इसका जो रिटर्न होगा वो हमारा रियल इंटरेस्ट रेट होगा आफ्टर द इन्फ्लेशन। सो हम कह सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ रिटर्न ऑन मनी बैलेंसेस एंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द अदर एसेट्स इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर होल्डिंग योर मनी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अपने पास पैसे रखने पर जो इंटरेस्ट रेट आप लूज कर रहे हैं करंटली, वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है विच यू कुड हैव स्पेंट टू इन्वेस्ट एंड अर्न सम मनी। दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द सम ऑफ द इन्फ्लेशन रेट एंड द रियल इंटरेस्ट रेट। यानी अगर हमने कैलकुलेट करना है अपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को तो हम इन्फ्लेशन रेट को और इंटरेस्ट रेट दोनों को प्लस करेंगे या ऐड करेंगे, दैट इज द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, जो कि हमें नॉमिनल इंटरेस्ट रेट देगा। द हायर is the opportunity cost of holding money, the lower is the demand for money balances। अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका ज्यादा होगा तो आप कम डिमांड करेंगे अपने पैसों को अपने पास रखने पर। अगर आपको ज्यादा फायदा नजर आएगा तो आप बिलाशुबा ज्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। अब हम देखते हैं कि आपकी बुक में जो केन्स की थ्योरी ऑफ मनी डिमांड है, जिसे हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको एग्जाम में केन्स थ्योरी ऑफ मनी डिमांड आता है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसको अदर वे में लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी भी कहते हैं। सो आइदर वे यू गेट द क्वेश्चन इन योर एग्जाम, यू शुड अंडरस्टैंड कि आपने इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। केन्स ने कंसीडर किया था 3 मोटिव्स को, जो कि आपकी बुक में 5 मोटिव्स में डिवाइड किए गए हैं। उन तीनों, पहला जो मोटिव है आपकी बुक में 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सो आप इनको ब्रॉडली 3 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं, और अगर आप अपने बुक के अकॉर्डिंगली माइन्यूटली डिवाइड करना चाहते हैं तो ये 5 हिस्सों में भी किया जा सकता है। पहली रीजन जो मनी डिमांड की है वो ट्रांजैक्शनल डिमांड है। ट्रांजैक्शंस के लिए हमें चाहिए होता है चीजों की खरीदारी के लिए, जिस पर हमें रेडिली पैसे कैश में देने पड़ते हैं, उसे हम ट्रांजैक्शन मोटिव्स कहते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले अपने पैसों को डिमांड करते हैं, क्योंकि मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड इंडिविजुअल होल्ड मनी फॉर टू यूज इन ट्रांजैक्शंस। The amount of money held for transaction would vary positively with the volume of transaction in which the individual is engaged with. In turn, depends on the income. Understood सी बात है, अगर आप ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं तो आपकी डिमांड पर ट्रांजैक्शन ज्यादा होगी। अगर आप कम खरीदारी कर रहे हैं, आपको जरूरत नहीं है पैसों की कैश में, तो ट्रांजैक्शन डिमांड डेफिनेटली कम होगी। इंटरेस्ट रेट एंड ट्रांजैक्शन डिमांड नेगेटिवली रिलेटेड इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन द वेल्थ मैनेजमेंट। अगर आपका इंटरेस्ट रेट, जो कि ऊपर भी जिक्र किया, ज्यादा होगा तो ट्रांजैक्शन के लिए आप अपने डिमांड कम करेंगे, कंजम्पशन भी आपकी कम होगी। साथ ही साथ हमारी प्रिकॉशनरी डिमांड होती है। प्रिकॉशन जैसे नाम से ही जाहिर है, हम प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर पैसे को डिमांड करते हैं इमरजेंसी में, क्योंकि अगर आपको फैसिलिटेट नहीं करता बैंक तो आप
थोड़ा पैसे कैश में रखते हैं। सो बियॉन्ड मनी ऑफ द प्लान ट्रांजेक्शन, जो आपने अपने बजट के लिए प्लान किए हैं विद इन अ मंथ, एडिशनल मनी बैलेंसेस वर हेल्ड इन केस ऑफ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर सच एज मेडिकल और रिपेयर बिल्स। अगर आपने घर में कोई रिपेयर के लिए पैसे जोड़े हैं या आपने मेडिकल के लिए कैश में पैसे रखे हैं, तो ये आपका प्रिकॉशनरी डिमांड है। इसकी आपको बिलाशुबा जरूरत तो नहीं है, लेकिन आप अपने इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए पैसे अगर अलग रखते हैं तो उसको हम प्रिकॉशनरी डिमांड कहते हैं। द अमाउंट हेल्ड फॉर दिस पर्पस डिपेंड पॉजिटिवली ऑन इनकम। अगर इनकम ज्यादा होगी तो आप ज्यादा पैसे साइडलाइन करेंगे, अगर नेगेटिव होगी या कम होगी तो आप थोड़े पैसे रख सकेंगे, कैपेसिटी आपकी कम होगी। एंड नेगेटिवली रिलेट्स टू द इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट आपका ज्यादा है तो फिर आप रिस्क लवर होंगे, आप रिस्क ले सकते हैं, अपने उन पैसों को भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आप ज्यादा पैसे प्रिकॉशनरी डिमांड के लिए रखेंगे। तीसरा काफी अहम मकसद जो कि स्पेकुलेटिव डिमांड का है। स्पेकुलेटिव डिमांड अनसर्टेनिटी को रिफ्लेक्ट करती है। किसी भी किस्म के नागहानी सूरत हाल में आप जो पैसों को अपने पास रखना चाहते हैं उसको हम स्पेकुलेटिव डिमांड कहते हैं। गिवन अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर इंटरेस्ट रेट, अगर आपको लगता है फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तब आप बहुत कम इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। एंड रिलेशनशिप बिटवीन द चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट एंड द प्राइस ऑफ बॉन्ड्स, इन्वेस्टर में होल्ड मनी इन लिeu ऑफ बॉन्ड्स, यानी वो बॉन्ड्स की शक्ल में अपने पैसों को रखना पसंद करेंगे इन्वेस्टर्स, क्योंकि उनको स्पेकुलेटिव एक्सपेक्टेशंस हैं। उन्होंने मफरूजे के तौर पर सोचा है कि इंटरेस्ट रेट इन फ्यूचर क्योंकि कम होने वाला है इसलिए वो कम इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। मनी इज हेल्ड बाय दोज स्पेकुलेटिंग ऑन द फ्यूचर चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट, यानी फ्यूचर में जो चेंजेस आ सकते हैं इंटरेस्ट रेट में, तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स अपने पैसों को होल्ड करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, जिस तरह के मैंने अभी आपको बताया, ट्रांजैक्शन के लिए हम डिमांड करते हैं जिसमें हमने लेन देन करना होता है, उसके लिए हम पैसों को डिमांड करते हैं। उसके बाद इनकम मोटिव। इनकम मोटिव से हमारी मुराद ये है कि to bring a bridge between the interrelationship between the receipt of your income and its disbursement. For this purpose, money is kept by the people that depends upon the following purposes: the size of their income, the nature of the transaction, the time gap between the receipts, income and expenditure. यानी आपकी इनकम के साइज पर डिपेंड करता है आप कितना मनी डिमांड करेंगे, आपकी ट्रांजैक्शन की नेचर पर डिपेंड करता है आप क्या खरीदारी कर रहे हैं, और उसके अलावा कि रिसीट्स और एक्सपेंडिचर के दरमियान जो गैप है, अगर आप डिलेज में अपनी पेमेंट्स को पे कर सकते हैं तो आप करंटली कम मनी डिमांड करेंगे, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपको उस फौरन ही पेमेंट करनी है तो फिर आप मनी को रैपिडली डिमांड करेंगे। अगला जो मोटिव था वो बिजनेस मोटिव है। इसके it is meant to bridge the time of incurring business costs and that of the receipts of the sale proceeds. This refers to the transaction motive of the business for people, यानी लोगों को अगर बिजनेस के लिए पैसे चाहिए तो वो अपने ज्यादा पैसों को डिमांड करेंगे, अगर उन्हें कम चाहिए तो वो कम डिमांड करेंगे। They keep cash balances to make payment to labor, input suppliers. This amount of money, without any doubt, depends on the volume of transaction, the true nature of the business, etc. साथ ही साथ जो हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स किए थे वो मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया है कि the desire to provide contingencies requiring certain expenditure and for unforeseen opportunities for advantages and purchases. यानी अगर आपको लगता है कि आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स करने चाहिए, आपकी इनकम ज्यादा है तो आप ज्यादा सेव करेंगे, अगर कम है तो आप कम सेव करेंगे। स्पेकुलेटिव मेजर भी अभी हमने डिस्कस किया। इन्होंने इसको इस तरह से बयान किया था, द डिजायर और अर्निंग प्रॉफिट बाय नोइंग बेटर देन द मार्केट व्हाट द फ्यूचर विल ब्रिंग फॉर्थ। यानी अगर आप सोचते हैं कि इन फ्यूचर जो है आपके इंटरेस्ट रेट में तब्दीलियां आएंगी तो आप कम इन्वेस्ट करेंगे, अगर आप सोचते हैं कि ज्यादा तब्दीलियां नहीं आएंगी आप ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। इसके अलावा जो फैक्टर्स हैं आपके मनी डिमांड को जो इफेक्ट करते हैं वो वेल्थ है। अगर आप ज्यादा अमीर हैं तो आप ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप कम अमीर हैं तो आपके पास पैसे क्योंकि कम हैं आप इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। इंक्रीज्ड रिस्क इन द इकोनॉमी में इंक्रीज
द मनी डिमांड, अगर रिस्क ज्यादा है पैसे इन्वेस्ट करने में, आप मनी डिमांड ज्यादा करेंगे। आपकी इंस्टेबिलिटी है कंट्री के अंदर, आपको लगता है हालात खराब हो सकते हैं, आप ज्यादा पैसे डिमांड करेंगे। Liquidity of alternative assets, deregulation, competition and innovation have given other assets more liquidity, reducing the demand for money। जिस तरह के इसकी बड़ी कॉमन एग्जांपल जो है वो एक ATMs की है, आपके क्रेडिट कार्ड्स की है, आपके फाइनेंशियल इनोवेशंस की है। आप इलेक्ट्रॉनिकली आप पेमेंट्स कर सकते हैं, इसलिए अब आपका मनी डिमांड कंपैरेटिवली कम है, जो कि पिछले कुछ सालों में ऑब्जर्व किया गया। अब हम आपकी बुक की तरफ चलते हैं और देखते हैं वहां पर किस तरह से इस कॉन्सेप्ट को बयान किया गया है। जी स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने देखा कि घरेलू जरूरियात की खातिर, कारोबारी मकासद के लिए, अपने प्रिकॉशनरी मोटिव्स के लिए, स्पेकुलेटिव मोटिव्स के लिए हम लोग मनी को डिमांड करते हैं। जिस तरह की आपकी बुक में लिखा है कि लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरियात के लिए रुपए को नकदी की शक्ल में रखने पर हमेशा तरजीह देंगे और हर घर में रोजाना गोश्त, सब्जी, घी, आटा, दालें और दीगर जरूरियातें जिंदगी के हसूल के लिए हर वक्त नकद रुपए की क्योंकि जरूरत होती है, इसलिए हम अपने पैसों को डिमांड करते हैं। लिहाजा इन जरूरियात को पूरा करने के लिए हम अपने पैसों को नकदी की शक्ल में रखना पसंद करते हैं, ताकि इन जरूरियात जिंदगी से हर वक्त हम फायदा उठा सकें और उनसे अपने आप को तस्कीन पहुंचा सकें। दूसरा जो मकसद था वो कारोबारी मकासद के लिए था, क्योंकि कारोबारी हजरात अपनी कारोबारी जरूरियात के पेश नजर हर वक्त कुछ ना कुछ रुपया नकदी की शक्ल में अपने पास रखते हैं। मसलन खाम माल की कीमत अदा करने, मजदूरों की उजरतों की अदायगी के लिए, मशीनों की मरम्मत, नकलो हमल के अखराजात वगैरह बर्दाश्त करने के लिए उन्हें हर वक्त नकद रुपए की जरूरत होती है, इसलिए वो अपने पास नकदी रखते हैं ताकि अपनी जरूरियात को पेश कर सकें, पूरा कर सकें। स्पेकुलेटिव मोटिव, जो मैंने अभी आपको बताया कि कुछ लोग क्योंकि दूर अंदेश होते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो मुस्तकबिल में पेश आने वाली नाकाहानी मुसीबतों का सामना करने के लिए वो अपने पास रखते हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स करते हैं। इसको प्रिकॉशनरी मेजर के लिए भी डिमांड को कह सकते हैं। इसका जो फंक्शन है वो इनकम के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। ट्रांजेक्शनल डिमांड ऑफ मनी को हम फंक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं कि इट डिपेंड्स अपॉन द इनकम। बाज लोग बीमारी, हादसा, अमवात वगैरह के लिए कुछ ना कुछ पैसे जो अपने पास नकदी की सूरत में रखते हैं, उसको हम प्रिकॉशनरी मेजर्स फॉर मनी डिमांड कहते हैं। अगर जो ऊपर हमने तीनों चीजें पढ़ी हैं, तो इन तीनों को क्योंकि हम इकट्ठा लिख सकते हैं, ये ट्रांजैक्शनल डिमांड के ही हिस्से हैं, तो हम पूरे फंक्शन को सिंगुलर फॉर्म में लिख सकते हैं कि हमारा MTD, ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी, इज द फंक्शन ऑफ आवर इनकम। जितनी ज्यादा इनकम होगी उतनी ज्यादा आपकी ट्रांजैक्शनल डिमांड ज्यादा होगी। अगला जो पॉइंट अभी हमने स्लाइड्स में भी देखा वो स्पेकुलेटिव डिमांड का है, लेकिन स्पेकुलेटिव डिमांड क्योंकि इन्वेस्टर से रिलेटेड है, फ्यूचर की फोरकास्ट करते हैं वो लोग, अगर उनको लगे कि ज्यादा इंटरेस्ट रेट गेन कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट में स्टेबिलिटी है फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो वो ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। इसलिए इन द नटशेल हम अपने पूरे फंक्शन को रिलेटेड टू द इंटरेस्ट रेट कर सकते हैं और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज द फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। R यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है, MSD आपकी स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है। जहां तक हमारी सप्लाई का ताल्लुक है, डिमांड तो अभी हमने देख ली, इसका इन्हिसार भी कुछ बातों पर होता है। वो अब हम देखते हैं कि हमारी सप्लाई ऑफ मनी किस किस चीज पर डिपेंड करती है, क्योंकि इक्विलिब्रियम जो हमने अटेन करना है वो हमारा मनी सप्लाई और मनी डिमांड के एक साथ होने पर ही अचीव हो सकता है। पहली जो बात है मनी सप्लाई के लिए जो जरूरी है वो धातु की फराहमी है। जर की कुछ इकाइयां क्योंकि धाती सिक्कों पर भी मुश्तमिल होती हैं, अगर धात की मिकदार में ज्यादा हमें पैसे मैसर हैं तो ज्यादा सिक्के जारी करके हम अपने सप्लाई में इजाफा कर सकते हैं। अगर धातु की किल्लत है मुल्क में तो सिक्कों को हम महदूद करने पर मजबूर होते हैं। अलावा अजी हम इसके ऑल्टरनेट के तौर पर नोट जारी करते हैं, जिसमें सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं को बतौर महफूज सरमाया हमें रखना पड़ता है। ये आपको सेकेंड ईयर में भी स्टडी करवाया था कि मनी सप्लाई किस तरह से सेंट्रल बैंक डिटरमिन करता है। जितने नोट वो छापते हैं उन नोटों के मुकाबले में इक्वल अमाउंट ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड उनको एज अ रिजर्व रखना पड़ता है अपने पास। ये एक रूल है, इतने ही वो पैसे
इकोनॉमी में छाप सकते हैं। अगर वो इससे ज्यादा छापेंगे तो उनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। मरकजी बैंक की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक हर मुल्क के मरकजी बैंक में नोट जारी करने की इजारादारी होती है। वो जितना चाहे वो नोट कर सकते हैं जारी, लेकिन इसके लिए भी कुछ स्पेशल पॉलिसीज हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। वो मैंने आप लोगों के साथ सेकेंड ईयर में भी रिवाइज किया था, आपको बड़ी डिटेल में बताया था। आई होप कि आपको वो याद होंगे। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है तो फिर से हम किसी दिन उनको रिवाइज करेंगे ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग में इजाफा हो सके। स्टूडेंट्स, ज़र की रफ्तार की जो गर्दिश है तो वो भी सप्लाई पर डायरेक्टली इफेक्ट करती है। अगर ये तेज होगी तो हमारी मनी सप्लाई ज्यादा होगी, ज्यादा हैंड्स जो है वो चेंज करेंगे पैसे, तो इसकी रफ्तार भी तेज होगी। ये भी हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा था। आई होप कि वो कॉन्सेप्ट्स आपको अभी तक रिवाइव्ड हैं। अगर नहीं है तो विल मेक श्योर कि आप लोगों को इसके बारे में भी एक लेक्चर दे दिया जाए। आप अपने कमेंट्स में जरूर ये लिखिएगा ताकि हम लोग जो है आपके कॉन्सेप्ट्स को मजीद क्लियर कर सकें, मैं उनकी क्वेरीज और जो भी क्वेश्चन है उनको आंसर कर सकूं। इसलिए ये रफ्तार जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट करती है हमारी सप्लाई को। शरह सूद का जो टाइम है, किस तरह से इंटरेस्ट रेट डिटरमिन होता है सप्लाई और डिमांड के हवाले से, ये हम कल स्टडी करेंगे। तो आज हम अपना लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आई होगी। अगर आपके किसी भी किस्म के कोई सवालात हैं या आपको लेक्चर में कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं उनको आंसर कर सकूं। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन को भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें बहुत सारे यूज़फुल लेक्चर्स के लिंक मैंने शेयर किए हुए हैं ताकि आप उन लेक्चर्स को भी विज़िट करें और मज़ीद सीख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।